हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट सेमेस्टर का न्यूटन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन का टॉपिक कंजर्वेशन लॉ एंड देयर डिडक्शन। तो कंजर्वेशन लॉ एंड देयर डिडक्शन। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा कंजर्वेशन लॉज। कितने तरह के कंजर्वेशन लॉज होते हैं जो आपको इस मैकेनिक्स में पढ़ने हैं और उनका डिरेक्शन किस तरह होता है। तो देखिए, बेसिकली 3 टाइप के कंजर्वेशन लॉज होते हैं। पहला आपकी बात करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सेकंड आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और थर्ड आपका रहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम चालू करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसके बाद हम मूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, देन वी विल मूव फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जितने भी बीएससी के ग्रुप्स हैं उनमें इसको शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल पर आ सकें और इस फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो कि आपका है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए, पहला टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ने से पहले हम छोटा सा जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। देखिए, किसी भी बॉडी का लीनियर मोमेंटम v is equal to m into v. It means the linear momentum is defined as the product of mass and velocity of a body. किसी बॉडी की वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं लीनियर मोमेंटम। अब ये कंजर्वेशन कैसे होता है इसका ये देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स is acting on the body, then its linear momentum will remain conserved. तो क्या कहता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी देन इट्स लीनियर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। अगर किसी बॉडी पर कोई भी बाहर से फोर्स ना लग रहा हो तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। जैसे कि सपोज कर लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, इफ देयर इज अ बॉडी एंड इट इज केप्ट एट रेस्ट, और इस बॉडी पे आप किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगा रहे हैं एक्सटर्नली, मतलब सपोज कर लीजिए ये बॉडी है, इस पर आपने किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाया, ये स्टेशनरी है, तो इस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा दैट विल रिमेन कंजर्व्ड। इट मीन्स p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट हमको प्रूव करके दिखाना है इसमें। और ये सिंपल सी बॉडी रखी है, इफ वी आर नॉट अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फोर्स ऑन दिस बॉडी देन इट्स मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड। चलिए अब प्रूव करते हैं, किस तरह से इसको प्रूव करेंगे हम लोग। प्रूफ, चलिए तो सपोज कर लेते हैं कोई एक ऐसी बॉडी ले ली हमने विच इज मेड अप ऑफ 2 पार्टिकल्स। इफ particle 1 mass has momentum p1 and second particle has momentum p2, then total momentum of body कितना हो जाएगा, then total momentum of body कितना हो जाएगा, that will be p is equal to p1 plus p2। ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। एक बॉडी मान ली जिसके पास 2 पार्टिकल थे, पहले पार्टिकल का मास मोमेंटम p1, दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम p2, तो पूरी बॉडी का मोमेंटम p हो जाएगा p1 प्लस p2। नाउ differentiate with respect to t, with respect to t, तो ये हो जाएगा dp ओवर dt इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt dp2 ओवर dt। तो हमने क्या करा, जो पहली इक्वेशन थी उसको t के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। सो दैट विल बी इक्वल टू dp ओवर dt इज इक्वल टू dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन dt। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, according to
न्यूटन्स सेकेंड लॉ हमको पता है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. इफ के को हम 1 मान लें तो देन इक्वल टू एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी फॉर के इज इक्वल टू 1. के इज एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट. तो अगर इस टाइप की बात करें यहाँ पर, तो फॉर पार्टिकल 1 it will be F1 is equal to d P1 over dt. For particle 2 that will be F2 is equal to d P2 over dt. तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू उठा करके इक्वेशन सेकंड में रखते हैं. तो बाई इक्वेशन सेकंड व्हाट वी गेट, dp over dt will be equal to F1 plus F2. F1 is the force which is acting on the particle 1 and F2 is the force which is acting on the particle 2. तो dp over dt will be equal to F1 plus F2. इसको थोड़ी देर के लिए हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं. अब देखिए, जैसे कि सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई ये बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्टिकल्स, जिसके एक का मोमेंटम P1 है, दूसरे का मोमेंटम P2 है. नाउ वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस बॉडी. तो ये फोर्स जो हम एक्सटर्नली लगा रहे हैं इस बॉडी पर, दैट विल बी योर एक्सटर्नल फोर्स. बट दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 पार्टिकल्स, तो वो 2 पार्टिकल एक दूसरे पर भी इंटरनल फोर्स लगाएंगे. तो नेट फोर्स F1 विल बी इक्वल टू F1 एक्सटर्नल प्लस फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड इंटरनल. तो पहले पार्टिकल पे जो फोर्स सेकेंड की ड्यू टू लगेगा F12 इंटरनल, और सिमिलरली फोर्स ऑन सेकेंड F2 एक्सटर्नल प्लस फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इंटरनल. तो ये दो काइंड ऑफ फोर्स लगेंगे. फर्स्ट वन विल बी एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगा रहे हैं, एंड सेकेंड विल बी इंटरनल फोर्स जो दो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे. तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो बाई इक्वेशन थर्ड ये हो जाएगा आपका dp ओवर dt इज इक्वल टू F1 प्लस F2 हम कर लेते हैं एक्सटर्नल प्लस F12 प्लस F21 इंटरनल. तो ये देखिए 2 एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए और दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जो इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं. नाउ बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 1 इज इक्वल टू माइनस फोर्स एक्टिंग ऑन 2 F12 इज इक्वल टू माइनस का F21. अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो सिंपली इस तरह से हो जाएगा dp ओवर dt इज इक्वल टू F1 एक्सटर्नल F2 इंटरनल, और ये इस तरह से F1 हो जाएगा. वेक्टर फॉर्म लगाने के लिए वेक्टर लगाना पड़ेगा ऊपर. तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जो इंटरनली फोर्स है दे आर इक्वल टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन. इट मीन्स देयर सम विल बी इक्वल टू 0. तो इसका सम जो हो जाएगा वो 0 होगा. चलिए इसको यहाँ पर करते हैं. तो यहाँ से इसको रफ कर देते हैं. आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसको नोट भी कर सकते हैं. तो देखिए ये हो जाएगा F12 फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड प्लस फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू 0. दैट विल बी योर इक्वेशन फोर्थ. नाउ बाई इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, बाई इक्वेशन फोर्स dp ओवर dt विल बी इक्वल टू F1 एक्सटर्नल बोल सकते हैं प्लस F2 एक्सटर्नल. तो अब पहले पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स प्लस दूसरे पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्स, तो ये हो जाएगा टोटल एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल फोर्स दैट विल बी इक्वल टू dp ओवर dt. तो दिस इज द फॉर्मूला दैट total external force acting on the particle is equal to rate of change of linear momentum. Now अब क्या कंडीशन बनेगी, जैसा कि linear momentum if F external is equal to 0, तो क्या बनेगा देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं. तो क्या कंडीशन बनेगी F external 0, तो then dp over dt will be equal to 0. It means dp will be equal to 0. dt को वहाँ भेज दिया. ऑन इंटीग्रेशन करने पे p विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. देखिए ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव हो गया. दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. देखिए मैंने बताया dp अपॉन dt इज इक्वल टू f एक्सटर्नल. नाउ इफ f एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0 इट मीन्स नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी
then dp upon dt is equal to 0. That gives dp is equal to 0. It means on integrating we get p is equal to constant, which result that p1 p2 is equal to कांस्टेंट. अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखना है तो यहाँ वेक्टर लगा सकते हैं. तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट का प्रूफ इन द केस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि ये कहता है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड एंड दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. चलिए, तो हमने इस टॉपिक पे लर्न किया कैसे हम प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो, जो टॉपिक ना समझ में आ रहा हो, किसी भी पॉइंट पे आपको डिस्कशन करना हो, तो आप हमें कमेंट पे बता सकते हैं. चलिए, अब बात करते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर को हटा के हम लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम. चलिए, तो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम समझने के लिए हम लोग समझते हैं व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम. तो देखिए, जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट करती है तो वहाँ पे जनरेट होता है एंगुलर मोमेंटम, और जब भी कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन मोशन करती है वहाँ पे जनरेट होता है लीनियर मोशन. तो व्हेनेवर अ बॉडी इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स एक्सिस देन इट्स मोमेंटम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम. और इसको बेसिकली बुकों में जे से नोट किया जाता है. जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली डिफाइंड एज द मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम के मोमेंटम को हम लोग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम. तो यहाँ पे जे इक्वल टू आर क्रॉस पी. सिंस पी इज अ linear momentum and we know that p is equal to m into v, where m is the mass of the body and v is the velocity. So j is equal to r cross m into v, and m को कॉमन, m एक कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेंगे. दैट विल बी इक्वल टू r क्रॉस v. तो j विल बी इक्वल टू m r क्रॉस p. दिस इज एंगुलर मोमेंटम. अब हमें स्टडी करना है व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो हम लोग ने जाना j इज इक्वल टू एम आर क्रॉस वी. नाउ हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. नाउ वी आर गोना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. सो दैट विल बी इक्वल टू dj ओवर dt इज इक्वल टू m कांस्टेंट है, d अपॉन dt ऑफ r क्रॉस v. चलिए, r डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, v वेलोसिटी है. दोनों को हम डिफरेंशिएट करेंगे वन बाई वन. सो दैट विल बी इक्वल टू, उसको एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, dj ओवर dt इज इक्वल टू m फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, दैट विल बी dv ओवर dt प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, dr ओवर dt क्रॉस v. So that will be equal to dj over dt is equal to m r cross the rate of change of velocity is called acceleration, that will be a, plus that will be equal to v cross v. So that will be equal to v cross v. अब v cross v हमारे पास आ गया. तो देखिए हम आगे क्या करते हैं. जैसा कि आपको पता है v cross v, if we talk about v cross v, mean to say they both are the same vector and cross product of same vector is always 0. So the second term will be 0. So that will be equal to dj over dt is equal to m r cross a. इस m को हम अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा r cross m into a vector. अब m into a, according to Newton's second law, m into a will be equal to force, that will be r cross f. तो dj ओवर dt का फाइनल फॉर्मूला आ गया r क्रॉस f. दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू r क्रॉस f. अब देखिए, r है डिस्प्लेसमेंट एंड f है आपका फोर्स. वेन एवर देर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन विद फोर्स, दिस इज इक्वल टू टॉर्क. टॉर्क, किसी भी बॉडी का टॉर्क क्या होता है, ये सब आप लोग पहले पढ़ चुके हैं. तो क्या होता है टॉर्क, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स. तो यहाँ पे हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू dj ओवर dt
is equal to torque. Hence rate of change of angular momentum acting on a body is equal to the torque which is acting on the body. Now same condition बनेगी जैसा कि linear momentum था. If tau is equal to 0 mean to say the external force acting on the particle, अगर इसको हम normal form में लें तो tau, if tau is equal to 0 mean to say no torque is acting on the particle, then dj over dt will be equal to 0. It gives dj is equal to 0. On integrating we get j is equal to constant. तो ये हो गया. सेम स्टेटमेंट आपको निकल के आया जैसा कि उसमें निकल के आया था कि लीनियर मोमेंटम में क्या था. देखिए लीनियर मोमेंटम में होता था इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी देन इट्स लीनियर मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड. सेम यहाँ पर है इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. अगर किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज कॉन्स्टेंट रहता है. इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके और अपने नोट्स भी बना सकते हैं. चलिए तो बात करते हैं क्या स्टेटमेंट बनेगा. तो स्टेटमेंट बनेगा इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क or maybe simply torque acting on a rotating body then its angular momentum remain conserved. दिस इज द स्टेटमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा. तो यहाँ पे आपने क्या सीखा है, यहाँ पे आपने सीखा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और इससे पहले वाले टॉपिक में आपने सीखा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको टाइम टू टाइम वीडियो लेक्चर की अपडेट मिलती रहे. और इस लेक्चर को आप अपने ग्रुपों में शेयर कर दें जिससे कि और भी लोग इस लेक्चर से जुड़ सकें और नॉलेज ले सकें. चलिए तो इस तरह से आपने आज यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में सीख लिया. देखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी कुछ इस तरह से हो सकते हैं. क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है. देखिए कॉन्सेप्ट है जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन टू से in the absence of torque angular momentum remain conserved. और J is equal to होता है I omega is equal to constant where I is the moment of inertia, omega is the angular frequency. Constant means I1 omega 1 is equal to I2 omega 2. इसके ऊपर मोस्ट फेमस क्वेश्चन इंटर क्लास में आया करता था फर्स्ट ईयर क्लास में कि अगर अर्थ की रेडियस को हाफ कर दें बाई कीपिंग इट्स मास कॉन्स्टेंट तो हमारा जो डे है वो कितने घंटे का होगा. इस तरह का क्वेश्चन 11th क्लास में काफ़ी पूछा जाता था कि अगर हम अर्थ की रेडियस को हाफ कर दें, अगर उसका मास कांस्टेंट बना रहे तो आप ये बताइए कि जो दिन है वो कितने घंटे का होगा. तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन गिवन है आपको कि इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ सो दैट इज R1 इज इक्वल टू RE. रेडियस ऑफ अर्थ RE है. इनिशियली जो हमारा आज के डेली टाइम वो 24 घंटे का दिन होता है. नाउ वी रिड्यूस द रेडियस टू हाफ दैट इज RE बाई 2. तो दिन कितने घंटे का होगा मीन टू से T2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बट कंडीशन इज मास कांस्टेंट. M कांस्टेंट है यहाँ पर. चलिए तो हम इसी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लगाते हैं. तो देखिए I विच इज M R स्क्वायर M1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1 इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2. मास को कांस्टेंट रखा है तो M1 विल बी कैंसिल टू M2 दैट विल बी RE स्क्वायर ओमेगा 1 और ये हो जाएगा RE स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर ओमेगा 2. देखिए R1 जो दिया हुआ है आपको वो R1 दिया हुआ है RE मीन टू से रेडियस ऑफ अर्थ पहले केस में RE है और दूसरे केस में हो जाती है RE बाई 2. तो यहाँ पर हो जाएगा RE स्क्वायर और ओमेगा की बात करें तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई T. तो 2 पाई बाई T1 इज इक्वल टू RE स्क्वायर बाई 4 2 पाई बाई T2. तो RE से स्क्वायर कट जाएगा. नाउ 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा. सो T2 विल बी इक्वल टू T1 बाई
4 और T1 आपका है 24 घंटे का, क्योंकि आज का अभी जो करंट हमारी रेडियस और मास कांस्टेंट है उसके हिसाब से दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। दैट विल बी इक्वल टू 24/2 इज इक्वल टू 6 आवर। तो टाइम विल बी 6 आवर। तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी आपके सिलेबस में है। सिलेबस में न्यूमेरिकल होते हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में सिंपल है, उसने कहा है कि अगर अर्थ की रेडियस को हाफ कर दें बाय कीपिंग इट्स मास कांस्टेंट तो दिन कितने घंटे का हो जाएगा। तो हमने लगाया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहले रेडियस आ रही है, अर्थ की रेडियस मान रखी है, टाइम है 24 घंटे, रेडियस को हमने आधा कर दिया तो टाइम कितना हो जाएगा बाय कीपिंग मास कांस्टेंट। सबकी वैल्यू हमने रखी, पहले रेडियस आ रही है अर्थ की जो इस समय चल रही है 2π/T1, फिर रेडियस को इन्होंने आधा कर दिया तो RE²/4 हो जाएगा, और सॉल्व करके T2 इक्वल टू 6R। कहने का मतलब है अगर मास कांस्टेंट होगा और रेडियस आधी हो जाए, अप्रॉक्सीमेट जो अर्थ की रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है, पोल्स पर और इक्वेटर पे अलग अलग होती है, और जब उसको हम आधा कर देंगे तो हमारा जो दिन हो जाएगा वो केवल 6 घंटे का हो जाएगा। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके CSDM यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके पूरे चांस है पेपर में आने के, और ये लगभग BSc में हर साल आता ही है। तो चलिए देख देते हैं। टॉपिक का नाम है एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास। हमें रिलेशन निकालना है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो ये रिलेशन निकालना, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो इस टॉपिक में आपको J टोटल एंगुलर मोमेंटम बॉडी और JCM मीन टू से एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सेंटर ऑफ मास ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सपोज कर लेते हैं कोई बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर है, ये हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बना ली यहाँ पे, जिसकी पोजीशन को हमने R से डिनोट करा है, RCM। थोड़ा और अच्छे से डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा बॉडी को थोड़ा बड़ा रखते हैं, और यहाँ पे हमने एक्सिस बना ली। तो ये बॉडी का मान लिया हमने सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू CM। इसकी पोजीशन को R1 मान लिया। यहाँ पे कोई nth पार्टिकल है जिसका मास Mn है, और इसकी पोजीशन जो है ओरिजिन से Rn है, और इस पार्टिकल की पोजीशन सेंटर ऑफ मास से हम मान लेते हैं RCN। तो हमने इसकी पोजीशन सेंटर ऑफ मास से मान ली RCN, और इसकी ओरिजिन से दोनों पार्ट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है R, और जो पार्टिकल nth पार्टिकल है जिसका मास Mn है उसकी पोजीशन ओरिजिन से है Rn। अब हम लोग को यहाँ पर वेक्टर एडिशन का ट्रायंगुलर मेथड लगाना है, और ट्रायंगुलर मेथड के हिसाब से देखिए क्या होता है। इसको अगर हम नेमिंग कर दें A और इसको हम नेमिंग कर दें B, तो यहाँ पर नेमिंग करने के बाद जो आएगा वो देखिए क्या होगा, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर। इट मीन्स AB वेक्टर विल बी इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। तो AB वेक्टर आपका है RCN, या AB वेक्टर आपका जो बनेगा वो हो जाएगा RCN, या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं इस तरह से अगर सॉल्व कर दें, OA हो जाएगा R वेक्टर प्लस AB दैट विल बी इक्वल टू RCN इज इक्वल टू OB RN। ये हो गई पोजीशन के टर्म में हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू T। यहाँ से आप निकाल सकते हैं RCN की वैल्यू भी, दैट विल बी इक्वल टू RN वेक्टर माइनस R वेक्टर, इक्वेशन 2। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू T। तो दैट विल बी इक्वल टू dR/dt प्लस dRCN/dt इज इक्वल टू dRN/dt।
तो देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास थी, तो इसका जब डिफरेंशिएट किया तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिनोटेड बाय कैपिटल वी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल अराउंड द सेंटर ऑफ मास, एंड दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद ओरिजिन। इसको इक्वेशन 3 कंसीडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपको निकालना है टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए टोटल एंगुलर मोमेंटम की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, हमने पढ़ी हुई है, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम जे हो जाएगा। अगर n पार्टिकल है तो इसमें समेशन करेंगे, सिग्मा को समेशन करके लेके चलेंगे n इक्वल टू 1 पार्टिकल से लेके n पार्टिकल तक, और ये होता है mn rn क्रॉस vn। ये हमने लास्ट में जो है अभी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में देखा था, तो rn क्रॉस vn। तो यहाँ से rn और vn की वैल्यू मुझको रखनी पड़ेगी। तो rn और vn की वैल्यू क्या आती है देखते हैं। तो देखिए इसमें वैल्यू रखते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड बाई इक्वेशन थर्ड। सो j विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 to n mn, rn विल बी इक्वल टू r वेक्टर प्लस r cn मल्टीप्लाई विद v वेक्टर। तो ये हो जाएगा आपका v प्लस v cn। तो इस तरह से हमने जो है दोनों का वैल्यू को प्रोडक्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, 1 by 1 प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर। सो j विल बी इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 to कैपिटल N, mn इज द मास ऑफ nth पार्टिकल। पहले मल्टीप्लाई करते हैं r क्रॉस v प्लस r cn क्रॉस v प्लस r क्रॉस vcn प्लस क्रॉस rcn क्रॉस vcn। इस तरह से मैंने एक एक पॉइंट को प्रोडक्ट कर दिया यहाँ पर। अब इस प्रोडक्ट करने के बाद देखते हैं कि अगर हम इसके अंदर mn का प्रोडक्ट करा दें तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा j इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 to n mn r क्रॉस v प्लस mn r cn क्रॉस v प्लस mn r क्रॉस vcn प्लस mn r क्रॉस cn प्लस vcn। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। इसको हमने इक्वेशन 4 कंसीडर कर लिया। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस इक्वेशन को अगर हम पकड़ें, इक्वेशन सेकंड को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकंड आपकी जो बन रही है वो इक्वेशन सेकंड ये बन रही है कि RCN इज इक्वल टू RN माइनस R। हम इसमें mn का मल्टीप्लाई करते हैं तो दे जाएगा mn RCN इज इक्वल टू mn RN माइनस mn R। समेशन n पार्टिकल्स के लिए लगाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to n mn R Cn इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 to n mn Rn माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n mn R। तो यहाँ पर आपने देखा कि इस तरह से हमने जो है इसको पूरा मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं सिग्मा mn, ये r इज द r जो है ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो इसको हम कैपिटल M भी लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 to n mn Rn माइनस ये कैपिटल M हो जाएगा और ये R। चलिए तो आपने ये स्क्रीन, या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको आराम से नोट कर लीजिए। मैं इसको यहाँ से रफ करने जा रहा हूँ। देखिए रफ करते हैं इसको।
रफ करके देखिए क्या होता है। देखिए हमको पता है, अगर हम बात करें सेंटर ऑफ मास की, तो सेंटर ऑफ मास वाला टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था m/r इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस डेस mn/rn। तो यहाँ पे कैपिटल m/r इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n mn/rn। ये आप सेंटर ऑफ मास वाले टॉपिक में देख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का टॉपिक मैंने अपने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया, आप वहाँ जा करके सेंटर ऑफ मास का लेक्चर 1 देख सकते हैं और उससे ये आपको मिल सकता है। इसको अगर थोड़ी देर के लिए हम इक्वेशन 6 कंसीडर करें, सॉरी माफ़ कीजिएगा 5वीं इक्वेशन कंसीडर करें तो, और ये इसको 6, तो देख सकते हैं कि सिग्मा mn/rn की वैल्यू m/r है और m/r ऑलरेडी यहाँ पर है। तो बाई इक्वेशन 5 कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 1 to n mn/rcn इज इक्वल टू, देखिए सिग्मा mn/rn इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी mr, सो दैट विल बी इक्वल टू mr माइनस mr और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से सिग्मा mn/rcn की वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। और इसी की फॉर्मेट को अगर आगे फॉलो करें तो सिमिलरली अगर हम लिख सकते हैं, सिमिलरली mn/rn है तो ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n mn/vcn। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग भी इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 0। तो इस तरह से हमने देखा सिग्मा mn/rcn इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा mn/vcn इज इक्वल टू 0। इन दोनों की वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 4 में रखेंगे और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरी तरह से नोट कर सकते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 4 j विल बी इक्वल टू, इस mn को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका r क्रॉस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n mn/v, पहला स्टेप। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस mn r, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको मैं लिख देता हूँ rcn क्रॉस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to n mn/v। जो थर्ड स्टेप है वो आपका हो जाएगा mn/vcn और वो mn/vcn आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू 0, तो थर्ड स्टेप आपका 0 हो जाएगा। फोर्थ स्टेप का आपका बचेगा, आपका हो जाएगा rcn क्रॉस n इज इक्वल टू 1 to n mn/vcn। तो आपने देख सकते हैं थर्ड स्टेप। और हम बात करें अगर इस mn को हम इस rcn के साथ रखें mn/rcn, तो ये आपका mn/rcn की वैल्यू हो जाएगी 0। अगर इस mn को हम इसके साथ ना v के साथ ना रखें rcn के साथ रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। सो j इज इक्वल टू r क्रॉस m, कंप्लीट मास हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू m/v प्लस अगर इस mn को rcn के साथ रखा जाए तो mn/rcn विल बी इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप ऑलरेडी 0 हो चुका है और यहाँ पर आपका हो जाएगा rcn क्रॉस, इसको मैं रफ कर देता हूँ, सिग्मा mn/vcn। इस तरह से जो है, इस तरह से आपको इक्वेशन मिली mn/vcn। अब तो आपके पास दो स्टेप बचे। पहला तो मोमेंटम हो गया अराउंड द सेंटर ऑफ मास, तो j इज इक्वल टू r क्रॉस v वेलोसिटी थी तो p, ये p जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास अराउंड द
सेकेंड स्टेप आपका जो बनेगा वो स्टेप बनेगा आपका प्लस का RCN क्रॉस N इज इक्वल टू 1 to M। अगर इसको हम कैपिटल M मान लें तो टोटल M आपका हो जाएगा M इंटू VCN। अब देखिए ये पार्टिकल की पोजीशन थी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये हो जाएगा पोजीशन विद मल्टीप्लाई विद मोमेंटम, तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सेंटर ऑफ मास, और ये हो जाएगी R क्रॉस P। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन आपका बनेगा J इज इक्वल टू R क्रॉस P प्लस JCM। तो ये आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन हो जाएगा J वेक्टर इज इक्वल टू RPM, और ये जो था ये आपका बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम अराउंड द सेंटर ऑफ मास। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला। फॉर्मूला चैप्टर का नाम था रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, टॉपिक का नाम था रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ मास के अराउंड, दैट विल बी इक्वल टू R क्रॉस P। पूरा जो प्रूवमेंट है वो आप एक बार नोट कर लीजिएगा, या तो इससे स्क्रीनशॉट ले लेकर के उसको नोट करते जाइएगा और पूरा एक बार नोट करके अच्छे से समझिएगा। कोई भी डाउट होने पर आप मुझे कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए तो अब हम चालू करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए आपने इस वाले वीडियो लेक्चर में कंजर्वेशन लॉज और उनके डायरेक्शन पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो सबसे पहले मैकेनिकल एनर्जी के बारे में समझे। तो मैकेनिकल एनर्जी होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिनोट्स दैट दिस एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। सो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट, और यही हमको अपने इस टॉपिक में प्रूव करना है। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? व्हेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड। और आप लोगों ने पहले भी डेफिनेशन पढ़ रखी है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो चलिए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें दो टर्म आ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बात करते हैं सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी की। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी समझने के लिए हमको वर्क एनर्जी थ्योरम समझनी पड़ेगी, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्क डन बाय अ बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले समझते हैं वर्क डन कितना होता है। वर्क डन विल बी इक्वल टू फ्रॉम इफ अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम वन पोजिशन टू सेकेंड पोजिशन देन इट्स वर्क डन इज गिवन बाई 1 to 2 F डॉट dr, or maybe it written as 1 to 2 F dr। बात करते हैं कि वर्क डन इतना निकल के आया है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू M इंटू A विच इज इक्वल टू M dV ओवर dt। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका हो जाएगा F इज इक्वल टू M dV अपॉन dt। तो देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to 2 F की जगह हो जाएगा M dV ओवर dt विद dr। हम dr को dt के साथ ले लें तो दैट विल बी इक्वल टू 1 to 2 M dr over dt with dv। The rate of change of position is called velocity। 1 to 2 m v dv। अब हम v का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका m कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाएगा, और v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, पोजीशन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2। चलिए तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 1 by 2 m v2 square minus v1 square, that will be equal to W is equal to half m v2 square half m
P1 स्क्वायर, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी एट द पोजीशन 2, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 2, काइनेटिक एनर्जी पोजीशन 1, और ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो आपने काइनेटिक एनर्जी समझ ली, किस तरह से काइनेटिक एनर्जी वर्क पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी के बाद हम मूव करेंगे आपकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। चलिए, काइनेटिक एनर्जी के बाद हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इन फिजिक्स। पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली डिफाइंड एज द वर्क डन। आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लाने में जितना वर्क करते हो, दैट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में हम फोर्स लगा करके किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, तो वो हो जाता है इन डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर पोजीशन 1 पे कोई पार्टिकल है और उसको मूव करके हम पोजीशन 2 पर लेके आ रहे हैं, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी और मे बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डिफाइंड एज U2 माइनस U1 इज इक्वल टू 1 to 2 अप्लाइड फोर्स डॉट dr। 1 से 2 तक आप पोजीशन 1 से आप पोजीशन 2 तक ले गए और आपने FA अप्लाइड फोर्स लगाया, और तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा U2 माइनस U1 इक्वल टू 1 to 2 FA डॉट dr। बात करते हैं अप्लाइड फोर्स की, तो ये अप्लाइड फोर्स जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स जो होता है ये इक्वल होता है अपोजिट टू द कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे कि अगर हम बात करें स्प्रिंग वाले केस में, तो जैसे कि ये मान लीजिए कोई स्प्रिंग है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे जब आप इस ऑब्जेक्ट को फोर्स अप्लाई करके आगे की ओर डिस्प्लेस करते हैं, तो इस स्प्रिंग पर एक फोर्स इंटरनली लगता है जिसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। वो आपका हो जाएगा कंजर्वेटिव फोर्स, जो कि इससे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो F अप्लाइड इज इक्वल टू माइनस F। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, इसको रेफ कर देता हूँ। चलिए, अब आगे बात करेंगे इक्वेशन 3 से। तो बाई इक्वेशन 3 U2 माइनस U1 विल बी इक्वल टू माइनस F डॉट dr फ्रॉम मूविंग पोजिशन 1 to 2 F डॉट dr। माइनस इधर ले आएंगे, दैट विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2 इक्वल टू F डॉट dr। और ये F डॉट dr इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट जो होता है दैट विल बी इक्वल टू वर्क। सो इससे हमें क्या पता चलेगा, तो वर्क विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ, वर्क विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2, दैट इज इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से आपने देखा वर्क डन विल बी इक्वल टू U1 माइनस U2, और आपने इक्वेशन 2 से देखा कि वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी चेंज। सेकंड में भी आपके पास वर्क है, फोर्थ में भी आपके पास वर्क है। इक्वेशन को इक्वल करें, इक्वेशन सेकंड को इक्वल करते हैं इक्वेशन 4 के, तो आप देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। 1 वाले टर्म एक तरफ, सेकेंड वाले टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस U2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस U1। तो देख सकते हैं जो एनर्जी पहले थी काइनेटिक एनर्जी और इन पोटेंशियल एनर्जी का सम वही बाद में है। इट मीन्स एनर्जी रिमेन कंजर्व्ड इन द प्रेजेंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस तरह से हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो whenever a body moves from one position to another position, its total energy remain conserved। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाने में एनर्जी का जो सम रहता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज के लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा, पहले सबसे आपने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फिर उसके बाद हम लोग मूव करें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, फिर हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास एंगुलर मोमेंटम, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका आज बीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर में पहली यूनिट का पार्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड देयर रिडक्शन, कंजर्वेशन थ्योरम्स एंड डिडक्शन टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग
इस फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। चलिए अब इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।